वर्तमान में तो हालत दमोह शहर की इतनी खराब है कि आए दिन चाकूबाजी की घटना, आए दिन चोरी की घटनाएं घटित हो रही हैं। लेकिन इस दिशा में सत्तारूढ़ दल भाजपा के नेता किसी भी प्रकार का विरोध नहीं कर रहे। हो सकता है उनको ये लगता है कि हमारी सरकार है, हम क्यों विरोध करें। यदि हम विरोध करेंगे तो ये हमारी सरकार की नाकामी मानी जाएगी। कांग्रेस के वर्तमान विधायक कांग्रेस के हैं, कांग्रेस विपक्ष में है, कांग्रेस क्यों विरोध नहीं कर रही ये कांग्रेस के नेता ही बता सकते हैं। लेकिन कांग्रेस और भाजपा द्वारा विरोध ना किया जाना और लगातार अपराध बढ़ने से आम जनमानस दमोह का बहुत दहशत में है। नो फिकर के कार्यक्रम चौथा स्तंभ में आप सभी का स्वागत है। और आज हमारे पहले मेहमान हैं सुनील गौतम जी, जो कि दमोह नई दुनिया के ब्यूरो चीफ हैं। आज हम उनसे जानेंगे पत्रकारिता के विषय में कि किस प्रकार दमोह क्षेत्र में पत्रकारिता अपना प्रसार कर रही है, किस प्रकार वो कार्य करते हैं दमोह क्षेत्र में और क्या क्या मुश्किलों का सामना उन्हें करना पड़ता है। सर, आपका हमारे कार्यक्रम में स्वागत है। नो फिकर के सभी दर्शकों को मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं और मैं आप सभी को बधाई देता हूं कि नो फिकर जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में चैनल है दिनों दिन प्रगति करे। मेरी अग्रिम शुभकामनाएं और आप इस क्षेत्र में दिनों दिन प्रगति करें, मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं। सर, आपसे जानना चाहेंगे कि आप लगातार इस क्षेत्र में सक्रिय हैं, लगातार कार्य कर रहे हैं और आज ब्यूरो चीफ के पद पर भी हैं। तो ये सफ़र कैसे शुरू हुआ पत्रकारिता का आपका, उस विषय में जानना चाहेंगे कि कैसे आपने इस सफ़र को शुरू किया और कैसे इस मुकाम तक आप पहुँचे। देखिए, मुझे इस क्षेत्र में लगभग 32 वर्ष हो गए। मेरी शुरुआत सबसे पहले इस लाइन में देशबंधु जबलपुर अखबार से हुई थी। 2 वर्षों तक मैं देशबंधु जबलपुर में रहा। फिर नवभारत जबलपुर का ब्यूरो चीफ लगभग 16 वर्षों तक रहा। फिर उसके बाद 6 वर्ष मैं नई दुनिया का ब्यूरो चीफ रहा। फिर उसके बाद 7 वर्ष जबलपुर भास्कर का ब्यूरो चीफ रहा और वर्तमान में एक बार फिर नई दुनिया का ब्यूरो चीफ हूँ। पत्रकारिता के क्षेत्र में इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के क्षेत्र में भी सबसे पहले दमोह ज़िले में मैंने न्यूज देना प्रारंभ की थी। ईटीवी में उस समय लगातार ईटीवी न्यूज़ चैनल नहीं हुआ करता था, लेकिन ईटीवी में अल्टरनेट न्यूज़ आती थी। उससे मैंने काम शुरू किया। सहारा समय में रहा, साधना न्यूज़ चैनल में रहा, स्टार न्यूज़ में रहा, इंडिया न्यूज़ में रहा। ऐसे अनेक चैनलों में भी मैंने काम किया है। लेकिन वर्तमान में मैं नई दुनिया का ब्यूरो चीफ और यूएनआई पीटीआई न्यूज़ एजेंसी के लिए लिखता हूँ। रहा सवाल यहाँ तक पहुँचने का, तो वर्तमान समय में पत्रकारिता बहुत इजी हो गई है। यदि पहले के परिवेश में देखा जाए पत्रकारिता, तो एक समय हुआ कहता था जब संचार माध्यमों का बिल्कुल भी कहीं भी किसी भी प्रकार का स्रोत नहीं हुआ करता था। यदि कोई घटना घटित होती थी तो घटना स्थल पर जाना पड़ता था। आपके साथ आपको कैमरा मैन को ले जाना पड़ता था। फिर कैमरा मैन फ़ोटो उतारता था तो उस समय डिजिटल ऐसा कोई सिस्टम नहीं था, इसलिए रील के माध्यम से उस फ़ोटो को प्रिंट कराना पड़ता था। और न्यूज़ भेजने का जो सिस्टम था, यदि प्रिंट मीडिया की बात करें तो प्रिंट मीडिया में न्यूज़ भेजने का जो सिस्टम था वो सबसे पहले जब मैं इस लाइन में आया था तो पोस्ट ऑफिस के डाक से जाती थी। अब आप सोच लीजिए कि आज जो मैंने खबर भेजी है वो 3 दिन बाद जबलपुर पहुंचेगी, चौथे दिन प्रकाशित होगी। लेकिन धीरे 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 संचार माध्यम आए, टेलीग्राम से न्यूज़ जाना शुरू हुआ, फिर फैक्स आया, फिर बहुत देर आते आते अब एफटीपी सिस्टम आ गया और ऐसे कई संचार माध्यम आ गए कि आपको घटना स्थल पर भी नहीं जाना। व्हाट्सएप के माध्यम से, इंस्टाग्राम के माध्यम से आपको तत्काल वीडियो फुटेज, फ़ोटो, जानकारियाँ तुरंत मिल जाती हैं। लेकिन उस समय
कि पत्रकारिता कहना चाहिए जो थी वो वर्तमान परिवेश में इतना सब कुछ होने के बाद भी पत्रकारिता का स्तर गिरा है। इस बात को मैं निश्चित तौर पे पूर्ण ईमानदारी और दृढ़ संकल्पता के साथ कह सकता हूँ। सर, आपने जैसे बताया कि पत्रकारिता का स्तर गिर गया है, पहले की अपेक्षा कम हुआ है, तो इसका क्या कारण देखते हैं कि पत्रकारिता का स्तर कम होता जा रहा है या कम गया है? इसका क्या कारण देखते हैं आप? देखिए, एक तो पत्रकारिता के क्षेत्र में अशिक्षित लोगों का आना जो शुरू हुआ है, और अखबार हों या न्यूज़ चैनल हों, उनके द्वारा जब से व्यावसायिक पार्ट को महत्वपूर्ण बताया गया है, तब से पत्रकारिता का स्तर गिरा है। पहले पत्रकारिता का सबसे महत्वपूर्ण पार्ट होता था न्यूज़, चाहे वो प्रिंट मीडिया का हो या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का। प्रिंट मीडिया में भी खबरों को महत्व दिया जाता था, विज्ञापनों को नहीं। लेकिन आज के समय में विज्ञापनों को महत्व दिया जाता है, खबरों को नहीं। इसी प्रकार चैनल में देख लीजिए, जब मैं चैनल के क्षेत्र में काम किया तो मुझे हज़ारों रुपए के चेक चैनलों द्वारा न्यूज़ के लिए दिए गए। मैं खबर भेजता था, उसके अलग अलग सिस्टम थे। यदि एंकर खबर चलेगी तो उसका अलग पेमेंट होता था, पूरा पैकेज चलेगा तो अलग सिस्टम था। लेकिन आज के समय में चैनल वाले लौट के स्ट्रिंगर से पैसे ले रहे कि आप विज्ञापन लाइए, मुझे पैसा दीजिए और आप अपना खर्च खुद करिए, डिपॉजिट कीजिए। जो पहले कोई सिस्टम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में नहीं था। डिपॉजिट से समझना चाहेंगे कि क्या डिपॉजिट मतलब समझना चाहेंगे? चैनल के लोग पहले आपको स्ट्रिंगर बनाने के लिए आपसे 25,000 50,000 रुपये की सिक्योरिटी मनी जमा कर जाते हैं, फिर आपको आईडी देंगे, फिर आप काम करिए। तो आप न्यूज़ जो भेज रहे भेजिए, उनको न्यूज़ से कोई मतलब नहीं। उनको तो एक महीने में 5,000 10,000 के विज्ञापन चाहिए और उसके अलावा आपको वो कुछ नहीं देंगे। आप अपने खर्चे स्वयं निकालें। अब जब आप अपने खर्चे स्वयं निकालेंगे, इस क्षेत्र में आप जब जाएंगे तो स्वाभाविक है आपको यहाँ वहाँ से कहीं ना कहीं आपको हाथ पैर चलाना पड़ेगा। और यही कारण है कि धीरे धीरे इन सब चीज़ों के कारण पत्रकारिता का स्तर गिरा है। और आज पत्रकारिता का स्तर जिस स्तर पे है, उससे हम किसी प्रकार की अपेक्षा नहीं रख सकते, क्योंकि पत्रकार भी मजबूर है। क्योंकि यदि वो कोई खबर भेजता है तो चैनल वाले उसको दिखाते नहीं हैं, अखबार वाले उसको प्रकाशित नहीं करते, कहेंगे नहीं जी हमारा व्यावसायिक पार्ट है या हमारा ये है या जी फलाने राजनीतिक दल के व्यक्ति से जुड़ी खबर है। पहले ये नहीं हुआ करता था। तो आज पत्रकारिता भी एक सीमित संसाधन तो नहीं कहेंगे, लेकिन सीमित मानसिकता का परिचायक जरूर हो गया है कि हम जिसको लिखना चाह रहे हैं ना उसके हम पक्ष में लिख सकते हैं ना खिलाफ में लिख सकते हैं। सर, आपसे एक बात और जानना चाहेंगे कि दमोह क्षेत्र की जो पत्रकारिता अभी वर्तमान समय में चल रही है या फिर पहले से चल रही है, तो इनमें आप किनको देखते हैं कि आदर्श पत्रकारिता की ओर अग्रसर हुए थे पहले, उनको भी, उनके विषय में भी, और वर्तमान समय में कौन अच्छा कार्य कर रहे हैं उनके विषय में जानना चाहेंगे? अब देखिए, जो जिले में बुजुर्ग पत्रकार रहे हैं, ऐसे कई पत्रकार रहे जिन्होंने आज़ादी की लड़ाई भी लड़ी। उमाशंकर जी अग्रवाल, प्रीतम चंद जी मरोठी, ऐसे अनेक पत्रकार हुए जिनने दमोह जिले का नाम रोशन किया। वर्तमान परिवेश में के पत्रकारों की बात करें तो हर पत्रकार अपने अपने क्षेत्र में अपने स्तर पर काम कर रहा है। अब वो भी किसी न किसी उसमें बंधा हुआ है। यदि वो चैनल से जुड़ा है तो चैनल की सीमाओं में बंधा है, अखबार से जुड़ा है तो अखबार की सीमाओं में बंधा है। तो यदि हम किसी पत्रकार के बारे में कुछ कहें तो यह उचित नहीं होगा। लेकिन बशर्ते जो भी पत्रकार वर्तमान में काम कर रहे हैं वो अपने अपने स्तर पर जो भी काम कर रहे हैं, मैं तो कहूँगा वो अपनी सोच और पत्रकारिता के क्षेत्र में अच्छा ही कर रहे होंगे। सर, अब आपसे जानना चाहेंगे कि दमोह क्षेत्र और दमोह के विकास के विषय में क्या नज़रिया रखते हैं आप कि दमोह क्षेत्र जो है या दमोह विधानसभा है या दमोह जिला है, इसमें
विकास की काफ़ी संभावनाएं देखी जा सकती हैं, लेकिन उतना विकास नहीं हो रहा है जैसा कि अन्य क्षेत्रों में हो रहा है। तो एक पत्रकार के नाते आप वर्षों से इस क्षेत्र को देख रहे हैं, दमोह जिले को, तो आप क्या संभावनाएं देखते हैं कि दमोह के विकास के लिए? देखिए, आज़ादी के बाद एक दमोह जिला ही एक ऐसा जिला रहा है कि मध्य प्रदेश में किसी की भी सरकार रही हो, लेकिन मंत्रिमंडल में दमोह जिले का स्थान रहा है। इस कार्यकाल को छोड़ दिया जाए कि मध्य प्रदेश की सरकार में दमोह जिले से कोई प्रतिनिधित्व नहीं है, लेकिन इसके पहले आप इतिहास उठा लें, 1 या 2 मंत्री मध्य प्रदेश के मंत्रिमंडल में दमोह में रहे हैं, चाहे वो कांग्रेस की सरकार रही हो या भाजपा की। लेकिन इसके बाद भी अन्य जिलों की तुलना में यदि देखा जाए तो दमोह जिले का कोई भी विकास नहीं हुआ। न दमोह जिले में माइसम सीमेंट फैक्ट्री के अलावा कोई इंडस्ट्री है, न कोई लघु क्षेत्र में व्यापार क्षेत्र में कोई उपलब्धि है कि विश्वविद्यालय हो, इंजीनियरिंग कॉलेज हो, मेडिकल कॉलेज हो, एग्रीकल्चर कॉलेज हो। ऐसी कोई भी उपलब्धि दमोह जिले के राजनीतिक क्षेत्र में लोगों ने नहीं दिलाई कि दमोह का विकास हो सके। हाँ, यह जरूर है कि राजनीति के क्षेत्र में लोगों ने अपना एवं अपने लोगों का जरूर विकास कराया है, लेकिन जिले का विकास नहीं हुआ। और आने वाले समय में भी मुझे अब नहीं लगता कि 10-20 साल तक दमोह जिले का कोई विकास होगा। तो सर, जैसे कि आगामी समय में 2023-2024 में चुनाव होने वाले हैं, तो सुनील गौतम जी के अनुसार कौन अच्छे प्रत्याशी हो सकते हैं, या फिर ऐसे प्रत्याशी से जो जिनको बारे में जनता नहीं जानती या जनता नहीं सोचती और वो एक उलटफेर करके सामने आ सकते हैं, आपके अनुसार कौन हो सकता है? देखिए, अभी विधानसभा चुनाव को लगभग 1.5 वर्ष बाकी है, और यदि किसी राजनीतिक दल के प्रत्याशी की बारे में बात करें तो ये राजनीतिक दलों का अपना अपना लुकआउट है। भाजपा किसको टिकट देना चाह रही, कांग्रेस किसको देना चाह रही, इसके लिए हम किसी को निर्धारित करें ये तो उचित नहीं है। आपका विचार जो आपका रहा सवाल कि इस क्षेत्र के विकास के लिए ऐसा कौन सा प्रत्याशी है, तो अभी तो वर्तमान में जो विधायक हैं वो अपने क्षेत्र के लिए जो भी काम कर रहे हों, मुझे तो नहीं दिखता कि कोई विकास के काम करा रहे हैं। लेकिन यदि पार्टी उनकी चाहेगी तो उनको रिपीट करेगी, नहीं चाहेगी तो भाजपा में जो सक्रिय होगा, जो राजनीतिक लोगों से जुड़ा होगा, उसको टिकट मिलेगी। कांग्रेस में जो सक्रिय होगा, जो राजनीतिक लोगों से जुड़ा होगा, उसको टिकट मिलेगी। अब सवाल यह उठता है कि युवा पीढ़ी को यदि किसी राजनीतिक दल द्वारा प्रतिनिधित्व दिया जाता है तो उसकी सोच वर्तमान परिवेश की सोच से होगी कि, और उसके विकास करने की क्षमता भी है वो लंबी जाएगी, क्योंकि उसकी उम्र कम होगी। यदि हम इस परिवेश को देखें तो हो सकता है दमोह जिले का विकास हो, लेकिन अभी मुझे दमोह जिले में ऐसा कोई भी व्यक्ति नज़र नहीं आ रहा जिसके बारे में अपन कुछ कह सकें, क्योंकि हर दल का एक अपना नज़रिया होता है, किस व्यक्ति को टिकट देना, किसको नहीं देना, उसके पार्टी के अंदर की एक अलग गतिविधियां होती हैं। इसलिए किसी व्यक्ति के बारे में या किसी पार्टी के बारे में, प्रत्याशियों के चयन के बारे में मेरे द्वारा यदि कहा जाए तो अभी कहना या मेरे द्वारा प्रस्तावित किया जाना मैं अपने आप को उचित नहीं मानता। रहा अन्य छोटे दलों की स्थिति, तो अभी जैसे पंजाब में आपने प्रगति की है, हो सकता है आने वाले विधानसभा चुनाव में मध्य प्रदेश में भी आप पार्टी पूरी सीटों पर चुनाव लड़ाई, हो सकता है उसको कहीं से भी 2-4 सीट अगर वो जीत जाती है तो वो भी अपने यहाँ शुरुआत होगी। लेकिन अभी मध्य प्रदेश में कांग्रेस और भाजपा ही मुख्य पार्टियां हैं, और इनके प्रत्याशियों के चयन के लिए तो उन्हीं की पार्टी निर्धारित करेंगी। सर, अब आपसे जानना चाहेंगे कि दमोह क्षेत्र में लगातार क्राइम बढ़ता जा रहा है, क्राइम देखा जा रहा है कि लगातार दिन ब दिन घटनाएं घटती हैं, लेकिन ना तो सत्ता पक्ष इसके लिए कोई काम कर रहा है, ना ही विपक्ष इसका विरोध करता है। लेकिन आपका समाचार पत्र लगातार ऐसे मामलों को खुलासा कर रहा है, उजागर कर रहा है, लेकिन सत्ता पक्ष ना तो इस पर कोई संज्ञान लेता है, ना ही विपक्ष इस पर कोई विरोध प्रदर्शन करता है या ना ही विरोध कर जताता है। तो क्या नज़र लगता है आपको कि दमोह क्षेत्र में इस प्रकार की घटनाएं घटती जा रही हैं लेकिन इस पर कोई कार्रवाई नहीं होती, क्या है मामला?
देखिए, अगर पिछले अनेक वर्षों की तुलना दमोह जिले में वर्तमान के वर्ष की तुलना की जाए तो इतने अपराध दमोह जिले में कभी नहीं हुए जो एक वर्ष के अंदर हुए। चाहे हत्या के मामले हों, चाहे चोरी के मामले हों, चाहे लूट के मामले हों, और वर्तमान में तो हालत दमोह शहर की इतनी खराब है कि आए दिन चाकूबाजी की घटना, आए दिन चोरी की घटनाएं घटित हो रही हैं। लेकिन इस दिशा में सत्तारूढ़ दल भाजपा के नेता किसी भी प्रकार का विरोध नहीं कर रहे। हो सकता है उनको ये लगता है कि हमारी सरकार है, हम क्यों विरोध करें, यदि हम विरोध करेंगे तो ये हमारी सरकार की नाकामी मानी जाएगी। कांग्रेस के वर्तमान विधायक कांग्रेस के हैं, कांग्रेस विपक्ष में है, कांग्रेस क्यों विरोध नहीं कर रही ये कांग्रेस के नेता ही बता सकते हैं। लेकिन कांग्रेस और भाजपा द्वारा विरोध ना किया जाना और लगातार अपराध बढ़ने से आम जनमानस दमोह का बहुत दहशत में है, और लगातार घटित हो रही घटनाओं के बाद भी जनप्रतिनिधियों के, पुलिस विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के कानों में जूं न रेंगना यह सबसे बड़ी नाकामी है। और हो सकता है कि आम जनमानस का गुबार एक आध दिन ऐसा फूटे कि कोई भी बड़ी घटना घटित हो जाए, या उसका गुबार चुनाव में ऐसा फूटे कि वो अपना आक्रोश सत्ता पक्ष को दिखा दे। लेकिन इस प्रकार की घटनाएं लगातार घटित होने से हमारे शहर की, हमारे ज़िले की महिलाएं, नागरिक बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है। यदि गुमशुदगी के मामले में भी देखा जाए तो दमोह जिले में लगभग 1100 बच्चे बच्चियां आज की डेट में गायब हैं। लेकिन इनको खोजने के, इनको ढूंढने के पुलिस विभाग द्वारा किसी भी प्रकार के प्रयास नहीं किए जा रहे हैं। पुलिस विभाग की स्थिति तो कहना चाहिए कि अभी दमोह जिले में सबसे ज़्यादा खराब है। सर, अब आपसे अंतिम प्रश्न जानना चाहेंगे कि आगामी समय में सुनील गौतम जी की अब क्या भूमिका रहेगी। लगातार वो पत्रकारिता क्षेत्र में सक्रिय हैं, लगातार वो कार्य कर रहे हैं, वर्षों से कार्य कर रहे हैं, लेकिन आगे अब क्या पड़ाव होगा, आगे क्या पहल रहेगी सुनील गौतम जी की? देखिए, मैं तो पत्रकारिता कर रहा हूँ, मेरा अगला पड़ाव भी पत्रकारिता है। राजनीति करता था, राजनीति मैंने छोड़ दी। किन परिस्थितियों के कारण, किन के कारण छोड़ी, यह तो एक व्यक्तिगत मेरा सोच थी। लेकिन आज की स्थिति में मैं पूर्ण पत्रकारिता कर रहा हूँ, और शायद जब तक शरीर में जान रहेगी पत्रकारिता करता रहूँगा। और इस जिले के, इस शहर के विकास के लिए, भ्रष्टाचार के खिलाफ, क्षेत्र के विकास उन्नति के लिए, युवाओं के लिए, आम जन समस्याओं के लिए हमेशा संघर्ष करता रहा हूँ और संघर्ष करता रहूँगा, चाहे मैदानी स्तर पर या अखबार के माध्यम से। और आम जनमानस को इन दोनों माध्यमों में मेरी जहाँ भी ज़रूरत होगी मैं उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर हमेशा तत्पर खड़ा रहूँगा। यदि क्षेत्र और ज़िले के विकास के बारे में मुझे कुछ भी करना पड़ेगा तो मैं उस संघर्ष में सबसे आगे रहूँगा, चाहे मुझे अपनी जान भी क्यों न देना पड़े। सर, हमारे कार्यक्रम के लिए समय निकालने के लिए धन्यवाद। आप सभी का, आपके नौफिकर चैनल का और सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ थे सुनील गौतम जी, जिन्होंने अपनी बात बेबाकी के साथ रखी, उन सभी मुद्दों पर भी बात की जिन पर हमारे यहाँ के जनप्रतिनिधि भी बात करने से कहीं ना कहीं हिचकिचाते हैं। पत्रकारिता क्षेत्र में उन्होंने अपने सफ़र से लेकर के पत्रकारिता के उन विषयों पर भी बात की जिस पर लोगों को कई असमंजस की स्थिति बनी रहती है। हमारे साथ सुनील गौतम जी ने समय निकाला और आप सभी ने उनका कार्यक्रम को पूर्ण देखा, उसके लिए धन्यवाद।